सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं पीसी यादव आप सभी मित्रों का अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हमारे द्वारा जो आजकल राज्य व्यवस्था का जो एमसीक्यू है, जो प्रस्तुत किया जा रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है? फीडबैक आप लोग ज़रूर दें। इससे हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है और हमारा प्रयास है कि आपको राज्य व्यवस्था की जो समझ होनी चाहिए उसको एमसीक्यू के माध्यम से ही सूक्ष्म विश्लेषण करके आपको वहाँ तक पहुँचा दें जहाँ तक आपकी ज़रूरत है। हमारे द्वारा जो एमसीक्यू पेश किया जा रहा है, इसमें प्रत्येक प्रश्नों की सूक्ष्म व्याख्या की जा रही है, यानी प्रत्येक प्रश्न का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाता है। उससे जुड़े हुए जितने आयाम होते हैं उन सभी आयामों पर हम विस्तृत चर्चा करते हैं। इसलिए वीडियो कुछ बड़े हो जाते हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन अगर आपका सहयोग, आपका प्रेम, आपका विश्वास बना रहा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? आपको मालूम है कि जो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त हमको मूल अधिकार दिए गए हैं, उन मूल अधिकारों में ये अधिकार जो है, जब कोई अभियुक्त को उसके स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ये व्यवस्था की गई है? वैसे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरत तो है ही, इसके साथ ही साथ उनके लिए भी मूल अधिकारों को पढ़ना अति आवश्यक है जो तैयारी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मूल अधिकार व्यक्ति के मूल अधिकार होते हैं। कब कहाँ आपके मूल अधिकारों का हनन हो जाए, उसकी रक्षा के लिए आपको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, आपको अवश्य इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो विकल्प नंबर ए अनुच्छेद 20 का पैरा 3 में, विकल्प नंबर बी अनुच्छेद 21 में, विकल्प नंबर सी अनुच्छेद 22 में, विकल्प नंबर डी अनुच्छेद 74 में। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? अगर हम इन चारों विकल्पों पर नज़र दौड़ाएं तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। यानी अनुच्छेद 20 का पैरा 3 इस संबंध में किसी भी अभियुक्त को ये अधिकार देता है कि वह अपने विरुद्ध गवाह ना बने, यानी उसको गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो हम चर्चा कर रहे हैं किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के पैरा 3 में दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अनुच्छेद 19 से 22 है, भारतीय संविधान में कुल 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें जो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत, उसी में अनुच्छेद 20 है जो दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। उसमें दोष सिद्ध के संबंध में जो संरक्षण प्रदान करता है उसमें कुल 3 प्रकार के अधिकार हैं। उसमें कुल 3 प्रकार के अधिकार हैं। नंबर 1 जो अधिकार है वो अनुच्छेद 20 का पैरा 1 है। अनुच्छेद 20 का पैरा 1 है। उसमें क्या दिया गया है? उसमें यह दिया गया है कि कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो उस कार्य को करते समय लागू किसी विधि के अधीन अपराध है। यहाँ बताने का औचित्य ये है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसने अपराध किया है, उसको तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि वह उस समय उस कार्य के लिए कोई कानून ना बना हो, तब तक उस विधि के अधीन। मतलब जैसे कोई व्यक्ति आज रास्ते से जा रहा है, अगर किसी को रास्ते में चलते समय 2 थप्पड़ मार दी और वो चला जाए, जबकि उस समय तक कोई कानून ना बना हो किसी को 2 थप्पड़ मारने पर क्या केस होगा, तब तक उसको सजा नहीं मिल सकती। यानी कार्योत्तर विधियों से संरक्षण की बात करता है। इसके अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो उस कार्य को करते समय लागू किसी विधि के अधीन अपराध है। अगर आप कोई अपराध करते हैं, अगर उस अपराध के लिए कोई दंड निश्चित है तो उसी दंड के आप भागी हैं, अदर दंड के भागी नहीं हैं।
इसी प्रकार अनुच्छेद 20 का पैरा 2 है, अनुच्छेद 20 का पैरा 2 है, उसमें क्या बताया गया है? उसमें दोहरे दंड से संरक्षण की बात की गई है। ये क्या है? किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। कोई व्यक्ति है जिसने कोई अपराध किया है, उसको उस अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, यानी एक ही बार उसको अभियोजित किया जाएगा, दोबारा नहीं। और इसी अनुच्छेद में 20 अनुच्छेद के यानी अनुच्छेद 20 का जो पैरा 3 है, पैरा 3 है, इसमें आत्म अभिशंसन से संरक्षण यानी स्वयं अपने प्रति गवाही देने से रोका गया है, जिसके अनुसार किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 20 का पैरा 3 केवल दबावपूर्ण साक्ष्य देने के लिए वर्जित करता है। यदि अभियुक्त स्वेच्छा से साक्ष्य देना चाहता है तो वह वर्जित नहीं है। यानी अगर कोई अभियुक्त स्वेच्छा से गवाही देना चाहता है तो गवाही दे सकता है, लेकिन उस पर पुलिस दबाव नहीं बना सकती। अनुच्छेद 20 का पैरा 3 का जो संरक्षण है, ये केवल किसी अपराध के अभियुक्त को देता है, सिविल कार्रवाइयों पर लागू नहीं होता है। यानी जो सिविल कार्रवाई है उस पर लागू नहीं होता है, ये किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को ही प्राप्त है। अगर हम विकल्पों को देखें, विकल्प नंबर बी अनुच्छेद 21, तो अनुच्छेद 21 क्या है? अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अगर विकल्प नंबर सी की बात करें तो अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण की बात की गई है। और विकल्प नंबर डी अनुच्छेद 74 है, अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की चर्चा की गई है। तो इस प्रकार पहले प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, अनुच्छेद 20 का पैरा 3। हमारा प्रयास है कि आपको किसी भी टॉपिक पर जो भी जानकारी दी जाए वो बढ़िया से बढ़िया दी जाए, इस तरह दी जाए कि आपको पूरी तरह से वो समझ में आ जाए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, जो मूल अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों में से कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? विकल्प नंबर ए विधि के समान संरक्षण का अधिकार, विकल्प नंबर बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, विकल्प नंबर सी स्वतंत्रता का अधिकार, विकल्प नंबर डी सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। इन सभी अधिकारों की अगर बात करें तो विकल्प नंबर ए विधि के समान संरक्षण का जो अधिकार है ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। बाकी के जो तीनों अधिकार हैं ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। अब हम विधि के समान संरक्षण का जो अधिकार है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं। अगर हम विधि के समान संरक्षण के अधिकार की बात करें, समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18, इसी में विधि के समक्ष समता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 जो है ये विधि के समक्ष समानता की बात करता है। इसके अनुसार राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ये बताता है अनुच्छेद 14। विधि के समक्ष समता की जो अवधारणा है ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। वहीं विधियों के समान संरक्षण की जो अवधारणा है वो अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन द्वारा दिए गए अधिकार के समरूप है। यह एक सकारात्मक अवधारणा है, जबकि विधि की समझ जो समता है वो एक नकारात्मक अवधारणा है। इसका तात्पर्य यह है कि समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों को समान विधियों के अधीन रखना तथा उसे समान रूप से लागू करना। इसको आप इस प्रकार समझें, जैसे अगर विधि के समक्ष समता की बात है तो विधि के समक्ष समता इस बात को इंगित करता है कि जो कानून होगा उस सब के लिए बराबर होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन उसी में विधियों के जो समान संरक्षण की बात है जो अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, उसमें यह बताया गया है कि समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों को समान विधियों के अधीन रखना, समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों को समान विधियों के अधीन रखना विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा है। इसमें यह है कि जैसे समानता की तो बात की जाती है, अगर कोई महिला है या कोई बच्चा है या किसी महिला को कोई सज़ा मिली है लेकिन वह गर्भवती है तो उस परिस्थिति में उसको कुछ वेटेज मिलता है, यानी समान परिस्थितियों में समान विधि लागू की जाएगी। अगर वैसी परिस्थिति उसकी नहीं है, अब अगर कोई दौड़ हो रही है,
अब दौड़ हो रही है, अब कहा जाए कि सभी बराबर हैं, तो कैसे बराबर हो सकते हैं? वहाँ अगर किसी को पैर से कोई दिक्कत है, वो दिव्यांग है, और जिसके पैर हैं, हाथ पैर हैं, दिव्यांग नहीं है, क्या दोनों में अंतर नहीं है? तो इसी प्रकार की जो सकारात्मक अवधारणा है, विधियों के समान संरक्षण की जो अवधारणा है, ये अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। अगर देखें विकल्प नंबर बी, भेदभाव के विरुद्ध जो अधिकार है, ये अनुच्छेद 15 के पैरा 3 के अनुसार राज्य स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 15 का पैरा 4 जो है, ये बताता है कि ओबीसी और एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि कुछ मामलों में भेदभाव किया जा सकता है। विकल्प नंबर सी देखें, स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। अगर हम विकल्प डी की बात करें तो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार की बात है। अनुच्छेद 29 और 30 के अनुसार भारतीय संविधान लोगों को सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार प्रदान करता है। ये भारतीय संविधान का 5वां मूल अधिकार है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, विधि के समान संरक्षण का अधिकार। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। भारतीय संविधान मान्यता देता है, भारतीय संविधान मान्यता देता है, किसको देता है? विकल्प नंबर ए, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को। विकल्प नंबर बी, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को। विकल्प नंबर सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। विकल्प नंबर डी, धार्मिक, भाषाई और निरीह जाति अल्पसंख्यकों को। इन चारों विकल्पों में से अगर हम आप देखें तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान मान्यता देता है। अगर हम अल्पसंख्यकों की बात करें तो ऐसा समुदाय जिसका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से कोई प्रभाव न हो, जिसकी आबादी नगण्य हो, उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है। यहाँ आपको हम बता दे रहे हैं अगले पेज पर, जो अल्पसंख्यक हैं उसमें मुस्लिम हैं, दूसरा सिख हैं, ये अल्पसंख्यक हैं। तीसरा कौन है? ईसाई हैं। और चौथा कौन है? बौद्ध। और 5वां पारसी। और 6ठा जैन। ये कुल 1 2 3 4 5 6 कुल 6 लोगों को, जो 6 धर्म से संबंधित लोग हैं, इनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? आपको मालूम है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसके तहत जो हिंदू शब्द है उसमें हिंदू के अलावा कुछ और लोगों को भी शामिल करता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? विकल्प नंबर ए, बौद्धों को। विकल्प नंबर बी, जैनों को। विकल्प नंबर सी, पारसियों को। विकल्प नंबर डी, सिखों को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, पारसियों को। पारसियों को अनुच्छेद 25 हिंदू शब्द के अंतर्गत शामिल नहीं करता। बाकी अगर हम बौद्धों को देखें, जैनों को देखें, सिखों को देखें तो इनको शामिल किया जाता है इसके अंतर्गत, हिंदू के अंतर्गत। तो इस प्रकार अगर हम देखें प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 5। निम्न में से कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? आपको मालूम है कि भारतीय संविधान में माननीय राष्ट्रपति महोदय को आपातकाल लागू करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 352, 356 और 360 3 प्रकार के अधिकार हैं, यानी राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। इसमें प्रश्न ये पूछा है कि वह कौन सा मूल अधिकार है जो राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है, न तो उसको खत्म किया जा सकता है न तो कम किया जा सकता है। वह कौन सा अधिकार है? विकल्प नंबर ए, देश से किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार। विकल्प नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। विकल्प नंबर सी, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार। विकल्प नंबर डी, वृत्ति या उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आपातकाल लागू होता है उस समय हमको जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं उनका निलंबन हो जाता है, स्थगित हो जाता है। उसमें कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनको
आपातकाल में भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा, जो सही उत्तर होगा, वो होगा विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जीवन का अधिकार। इसके बारे में थोड़ा आपको हम विस्तार से बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसको आप इस प्रकार समझिए कि जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19, 20, 21, 22, यानी अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आपको ये मालूम है कि अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के समय ही निलंबित होंगे, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं। जो अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार है वह जैसे कोई बाहरी देश आक्रमण करता है या आक्रमण होने की संभावना है, तभी अनुच्छेद 358 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 स्थगित होगा, निलंबित होगा। लेकिन अनुच्छेद 20 तथा 21, ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हम बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 20 तथा 21 राष्ट्रपति द्वारा आपात के समय भी निलंबित नहीं होगा। कौन कौन? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 ये राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकाल होगा उसके समय, अगर राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकाल घोषित किया जाएगा उसके समय भी निलंबित नहीं होगा। ये बात बताई गई है अनुच्छेद 359 में। कहाँ बताई गई है? अनुच्छेद 359 में। लेकिन जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो मूल अधिकार प्रदान है, स्वतंत्रता का अधिकार, वह जब युद्ध या बाह्य आक्रमण होगा उस समय यह अधिकार आपको नहीं मिलेगा। इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 358 में। अगर हम देखें विकल्प ए की बात अगर करें तो देश से किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 19 के पैरा 1 के अंगा के तहत ये अधिकार दिया गया है, जिसमें नागरिकों को भारतीय राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने तथा बस जाने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19 1 का अंगा। ये है विकल्प नंबर ए की बात। अगर हम विकल्प सी की बात करें, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये है अनुच्छेद 19 1, अनुच्छेद 19 1 का घ, अनुच्छेद 19 1 का घ। ये है सी वाला। कौन सा? सी का। अगर हम डी की चर्चा करें, वृत्ति या उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये अनुच्छेड 19 के पैरा 1 के 6 के तहत है। किसके तहत है? 6 के तहत है, यानी ये 6 के तहत इसको अधिकार दिया गया है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? विकल्प नंबर ए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। विकल्प नंबर बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। विकल्प नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। विकल्प नंबर डी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इन चारों अधिकारों में अगर आप देखें तो विकल्प नंबर सी, संपत्ति का अधिकार, 44वें संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया, यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटाया गया। अब यह अनुच्छेद 300 का की जो भाग 12 में है एक विधिक अधिकार के रूप में है। और जानते ही हैं कि जो विधिक अधिकार होता है उसको साधारण वित्त के द्वारा नियमित किया जा सकता है, जबकि मूल अधिकारों में संशोधन विशेष बहुमत के जरिए ही हो सकता है। इसके अलावा आपको ये भी मालूम है कि जो संपत्ति का अधिकार है यह अनुच्छेद 31 में, यानी जो अनुच्छेद 31 है, आपको मालूम है कि पहले कुल हमको 7 मूल अधिकार प्राप्त थे। कितने? 7 मूल अधिकार प्राप्त थी, लेकिन अब ये 7 नहीं हैं, अब कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं। और 6 मूल अधिकार हैं तो कौन सा अधिकार हटाया गया? वो था संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, ये था जो संपत्ति का अधिकार, ये था संविधान के अनुच्छेद 31 में। इसमें था संविधान के अनुच्छेद 31 में। इसके साथ ही साथ यह जो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19, उसमें 19 के पैरा 1 के चा में भी उपबंधित था। संपत्ति के अर्जन, धारण और बयान के अधिकार की जो स्वतंत्रता थी वो भी 44वें संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन के जरिए हटा दिया गया। यहाँ आपको हम एक स्पेशल जानकारी दे रहे हैं कि जितने मूल अधिकार हैं उन अधिकारों में से अनुच्छेद 15, 16,
15, 16, 19, 29, 30। ध्यान देंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। यानी जो ये अधिकार दिए गए हैं इन अनुच्छेदों के तहत ये केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। बाकी जितने मूल अधिकार हैं वो भारतीयों के अलावा अदर लोगों को भी प्राप्त है। तो केवल भारतीयों के लिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। तो इस प्रकार अगर हम प्रश्न 6 की चर्चा करें तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? जो कुल 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं उन अधिकारों में वह कौन सा अधिकार है, वह कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है? विकल्प नंबर ए अनुच्छेद 17, विकल्प नंबर बी अनुच्छेद 18, विकल्प नंबर सी अनुच्छेद 23, विकल्प नंबर डी अनुच्छेद 24। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खानों अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण कार्यों में नियोजन का निषेध किया जाता है। अगर हम विकल्प ए की बात करें अनुच्छेद 17 की, तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के निवारण की बात की गई है। और विकल्प बी की बात करें अनुच्छेद 18 की, तो इसमें उपाधियों की अंत की बात की गई है। और विकल्प नंबर सी अनुच्छेद 23 की बात करें तो यहाँ बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो सिखों को ये अधिकार प्रदान करता है कि वे हथियार ले सकते हैं, यानी हथियार धारण कर सकते हैं? तो वो है क्या अनुच्छेद 24, विकल्प नंबर बी अनुच्छेद 25, विकल्प नंबर सी अनुच्छेद 26 या विकल्प नंबर डी अनुच्छेद 27। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 का जो पैरा 1 है ये बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार मिला है। यानी अनुच्छेद 25 का पैरा 1 प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी अपने धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता देता है। आपको मालूम है कि सिख धर्म में 5 प्रकार के ककारे हैं। आप इनको समझें, 5 प्रकार के का से शुरू होने वाले ककारे हैं, उसको कहते हैं कौन कौन बता दे रहे हैं यहाँ। पहला है जैसे केस, कड़ा, कंघा, कच्छा, कच्छा 1, 2, 3, 4 और है कृपाण। का से शुरू होते हैं ये पांचों। यानी जो सिख होगा वो बाल नहीं कटवाता है, उसके केस होते हैं, वो कड़ा पहनता है, उसके पास कंघा होगा, कच्छा और कृपाण। तो इस प्रकार जो उनकी धार्मिक व्यवस्था है उसके तहत वे कृपाण धारण करते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी अनुच्छेद 25। अगर विकल्प नंबर ए की बात करें अनुच्छेद 24 की, तो इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों आदि में श्रम करने पर या नौकरी करने पर रोक लगाई गई है। अगर विकल्प नंबर सी अनुच्छेद 26 की चर्चा करें तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। और विकल्प नंबर डी अनुच्छेद 27 की चर्चा करें तो इसमें धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति की बात कही गई है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? विकल्प नंबर ए उत्प्रेषण लेख, विकल्प नंबर बी परमादेश लेख, विकल्प नंबर सी अधिकार परीक्षा, विकल्प नंबर डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? जैसा कि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की या लेख जारी करने की पावर दी गई है। अनुच्छेद 32 में कुल 4 खंड हैं। यहाँ आपको हम बता दे रहे हैं अनुच्छेद 32 में कुल कितने खंड हैं?
4 खंड हैं। नंबर 1 का जो खंड है इसमें क्या दिया गया है, इसमें मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 का जो पैरा 1 यानी जो पहला खंड है उसमें मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार है। क्या करने का अधिकार है? आवेदन करने का अधिकार है। अगर हम खंड 2 की बात करें तो खंड 2 में क्या है, उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है कि जिसके अनुसार वह मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए आदेश, निर्देश या रिट जारी कर सकता है। यही वह अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32 का पैरा 2 है, जिसके तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति मिली हुई है। यानी इसके तहत रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अगर हम खंड 3 की चर्चा करें तो इसमें संसद को ये शक्ति प्रदान की गई है कि जो खंड 2 के तहत पावर दी गई है रिट जारी करने की माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को, माननीय संसद वो किसी और को दे सकती है, अपनी स्थानीय अधिकारिता में प्रयोग हेतु दे सकती है। यानी अगर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय इस समय मूल अधिकारों से संबंधित जो देख रहे हैं, रिट जारी कर रहे हैं, इसके अलावा संसद अगर चाहे तो किसी और को भी ये अधिकार दे सकती है। अगर खंड 4 की बात करें तो खंड 4 में बताया गया है कि इस संविधान में अन्यथा उपबंधित के सिवाय मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए अधिकार के निलंबन का निषेध करता है। तो यहाँ तो बात हमने की अनुच्छेद 32 की। यहाँ प्रश्न क्या है, यहाँ पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है परमादेश। ये परमादेश होता क्या है इसको आप थोड़ा समझ लें। हम परमादेश का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका अर्थ ये होता है कि हम आदेश देते हैं। इसके तहत माननीय न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ जो न्यायालय हैं, सरकार या निगम हैं, उनको उनके विधिक, सांविधिक व लोक कर्तव्यों को करने का या अवैध रूप से न करने का आदेश दिया जाता है। इसको एक बार पुनः सुन लें। परमादेश का जो शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। इसके तहत माननीय न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या निगम को उसके विधिक, सांविधिक व लोक कर्तव्यों को करने का या अवैध रूप से न करने का आदेश दिया जाता है। ध्यातव्य है कि यह रिट निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं जारी की जाती है। अगर हम विकल्प ए की बात करें उत्प्रेषण लेख की, तो उत्प्रेषण लेख उन्हीं रिटों में से एक है क्योंकि 5 प्रकार की रिटें वो जारी करता है। उत्प्रेषण लेख में इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को अपने समक्ष प्रस्तुत मामलों को वरिष्ठ न्यायालय में भेजने का निर्देश दिया जाता है। इसके द्वारा क्या होता है, अधीनस्थ न्यायालयों को अपने समक्ष प्रस्तुत मामलों को वरिष्ठ न्यायालय में भेजने का निर्देश दिया जाता है। प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण जो रिटें हैं वो अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध ही जारी की जाती हैं। अगर विकल्प सी की बात करें अधिकार परीक्षा की, तो अधिकार परीक्षा में क्या दिया गया है, अधिकार परीक्षा का तात्पर्य है कि यह ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी लोक पद को अवैध रूप से धारण किए हुए है। कोई ऐसा पद है जो उसके लिए नहीं है, उसने अवैध रूप से धारण किया है, तो अधिकार परीक्षा रिट जारी करता है। अगर विकल्प डी की बात करें बंदी प्रत्यक्षीकरण की, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यह रिट ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किया है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर बी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10 और इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? वे कौन से मामले हैं जिनको उच्च न्यायालय भी देखता है और उच्चतम न्यायालय भी देखता है? विकल्प नंबर ए केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, विकल्प नंबर बी राज्यों के परस्पर विवाद, विकल्प नंबर सी मूल अधिकारों का संरक्षण, विकल्प नंबर डी संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जिसके तहत दोनों देखरेख करते हैं, दोनों की अधिकारिता में आते हैं? अगर हम विकल्प नंबर सी को देखें मूल अधिकारों का संरक्षण, इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपको मालूम है मूल अधिकारों से संरक्षण से संबंधित रिट माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी जारी करता है और माननीय उच्च न्यायालय भी जारी करता है। जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, वहीं माननीय उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिटें जारी करता है। अगर विकल्प ए की बात करें केंद्र और राज्यों के बीच विवाद की और विकल्प नंबर बी राज्यों के परस्पर विवाद की, तो इन दोनों के मामले सीधे माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनता है, ना कि उच्च न्यायालय। संविधान के उल्लंघन से संरक्षण की बात है तो संविधान का जो संरक्षक है वो माननीय उच्चतम न्यायालय को बनाया गया है।
तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी। तो चलते चलते आपको कुछ पंक्तियां सुनाता चलता हूं। दोस्त कठिन है यहाँ किसी को अपनी पीड़ा समझाना, दोस्त कठिन है यहाँ किसी को अपनी पीड़ा समझाना, दर्द उठे तो सूने पद पर पांव बढ़ाना, चलते जाना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की इन पंक्तियों के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। अगली बार पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।